हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। आज हम लोग स्टॉपल जो कि एविडेंस एक्ट का हमने स्टार्ट किया था, तो उसी का कंटिन्यूएशन सेकंड पार्ट वीडियो बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था स्टॉपल के बारे में कि वो कौन से चैप्टर में आता है, कौन से सेक्शन को कवर करता है और बेसिक क्या मतलब होता है। तो स्टॉपल को हम लोग हिंदी में विबंध के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हमने आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों को दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताना शुरू कर रही हूँ। हो सकता है इस वीडियो में भी जो है स्टॉपल कंप्लीट ना हो, तो परेशान नहीं होना है। पूरा स्टॉपल जो है मैं आप लोगों को अच्छे से कवर करवा दूंगी। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था वो था कि स्टॉपल का मीनिंग क्या है। स्टॉपल पे दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे और एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कोई रिप्रेजेंटेशन करेगा फैक्ट के बारे में, जिसको कि सामने वाला इंसान बिलीव करेगा। बिलीव करके अपना पोजीशन जो है ऑल्टर करेगा और ऑल्टर करने के बाद लास्ट में क्या होगा, जब भी कोई सूट होगा उन दोनों पार्टीज के बीच में जिसको रिप्रेजेंटेशन किया है, सपोज ए ने किया है बी को, और ए बी में जब भी कोई सूट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, तो उस समय जिस पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन किया था, सपोज ए और बी में ए ने अगर रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ए को जो है स्टॉप किया जाएगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट जो उसने किया था उससे वो डिनाई नहीं कर सकता है। जो ट्रुथ उस समय उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसको नहीं डिनाई कर सकता है। ये चार बेसिक चीजें हैं जो कि स्टॉपल को समझने के लिए समझ लेना, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चार चीजें हो जाएंगी तो ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंस होगा किसी भी केस में। वो अगर होता है तो स्टॉपल उसमें उस समय अराइज होगा, उस केस में अदरवाइज नहीं होगा। ये चारों में से अगर एक भी पॉइंट मिसिंग रहता है तो। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे। रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह से हो सकता है, ओमिशन से हो सकता है, एक्ट से हो सकता है या डिक्लेरेशन से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा। फिर से मैंने एक छोटा सा रिकैप बता दिया कि स्टॉपल होता क्या है। अब आज हम लोग उसके कुछ काइंड्स, कुछ एक्सेप्शंस और एक समरी पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले काइंड्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। काइंड्स में हमारा 4 तरह का बेसिक है। आप अगर इंटरनेट सर्च कीजिएगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स उठा करके बहुत सारे काइंड्स बताने के लिए तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन 4 जो ब्रॉड फंडामेंटल काइंड्स है वो ही जान लेने से जो है बेसिक हमारा पूरा कवर हो जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड। सपोज कोई केस, कोई सूट पहले डिटरमाइन कर दिया गया है जुडिशियली किसी कोर्ट द्वारा या किसी ट्रिब्यूनल द्वारा, बाद में वो अगर फिर से सेम फैक्ट्स और सेम पार्टीज के बीच में फिर से अगर अराइज होता है तो उस समय उसको स्टॉप किया जाएगा, नहीं कर सकते फिर से। तो अगर वो कोर्ट द्वारा प्रीवियसली अगर डिटरमाइन किया जा चुका हो, जुडिशियली डिटरमाइन, तो उस समय उसको क्या कहेंगे, स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और अगर किसी पहले ट्राइब्यूनल द्वारा किया गया हो, किसी ट्रिब्यूनल द्वारा अगर मैटर को जुडिशियली डिटरमाइन किया गया था पहले, तो इस समय उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपल बाय मैटर ऑफ क्वासी रिकॉर्ड। क्योंकि ट्रिब्यूनल है तो क्वासी रिकॉर्ड, कोर्ट द्वारा डिटरमाइन अगर किया जा चुका था तो फिर वो स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड ही सिर्फ कहलाएगा। क्लियर, ये पहला हमारा काइंड था। सेकेंड काइंड है स्टॉपल बाय डीड। सपोज दो पर्सन ने डीड के थ्रू जो है कोई एक उन्होंने डीड बनाया था और एग्रीमेंट में, एंगेजमेंट में वो लोग इंटर हुए थे अपने अपने सील्स लगा करके। उसके बाद उसको क्या कहेंगे, स्टॉपल बाय डीड। ठीक है, उसके बाद वो डीड में लिखा हुआ जो भी चीज है या जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स किया था उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो स्टॉपल अराइज होगा उसको कहेंगे स्टॉपल बाय डीड। ठीक है, थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, और थर्ड वाला इक्विटेबल स्टॉपल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि स्टॉपल बाय मैटर इन पाइस के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। पाइस का यानी मीनिंग है PAIS, स्पेलिंग है PAIS, स्टॉपल बाय मैटर इन पाइस। इसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ इस तरह से कुछ कंडक्ट किया है, कोई इस तरह से फैक्ट्स को कंडक्ट किया है,
ताकि सामने वाला एक जो भी प्रूडेंट मैन है वो समझ जाएगा, एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग अगर उसकी रहती है तो वो समझ जाएगा कि वो अपने कंडक्ट से क्या समझाना चाह रहा है, और उसके कंडक्ट पे रिलाई करके, बिलीव करके अगर सामने वाला इंसान जिसको रिप्रेजेंट वो कर रहा है अपने कंडक्ट से, वो अगर अपना पोजीशन ऑल्टर करता है, उस समय जो एस्टॉपल अराइज होगा उसको कहेंगे एस्टॉपल बाय मैटर इन पायस। ठीक है। An estoppel arises against the party who made the representation and he is not allowed to cover that the fact is otherwise than he represented it to be. कंडक्ट से समझाने पे भी इंसान सही जो एक प्रूडेंट मैन होगा वो समझ जाएगा कि उसके जो कंडक्ट है वो मुझे इस चीज को समझाने के लिए ही ये सारे कंडक्ट वो कर रहा है। ठीक है, ये तो कोई भी प्रूडेंट इंसान समझता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टॉपल बाय मैटर इन पायस। ये थर्ड काइंड हो गया। और फोर्थ काइंड हमारा है एस्टॉपल बाय इलेक्शन। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बाय इलेक्शन इज वन अमंग द स्पीसीज ऑफ एस्टॉपल इन पायस, जो कि इक्विटेबल एस्टॉपल भी कहते हैं, विच इज अ रूल ऑफ इक्विटी। रूल ऑफ इक्विटी में बात हो जाती है, इसका जो है प्रिंसिपल चलाया जाता है। तो इस लॉ के तहत ए पर्सन में बी प्रीक्लूडेड बाय वे ऑफ हिज एक्शंस और कंडक्ट और साइलेंस व्हेन इट इज ड्यूटी टू स्पीक। जब उसका ड्यूटी है कि वो बोले लेकिन वो बोल नहीं रहा है, पहले से प्रीक्लूड कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की एस्टॉपल को जो है एस्टॉपल बाय इलेक्शन कहा जाता है। और एक होता है एस्टॉपल जिसको कि हम लोग प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल कभी भी फ्यूचर के लिए जनरली होता नहीं है, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उसके ऊपर होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारा, मैं एक मिनट नाम बताती हूँ, वो है मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये 1996 का केस है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कहा था कि वो वुड खरीदना चाहता है, इस रेट में ये मेजरमेंट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, ह्यूज अमाउंट पैसे लगा दिए। बाद में गवर्नमेंट मतलब यूनाइटेडली क्या करता है, अपना जो टेंडर है वो चेंज कर देता है, या फिर जो भी प्राइसिंग वगैरह थी वो चेंज कर देता है। तो इस समय जो अराइज हुआ था उसको हम लोग कहेंगे प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ठीक है, ये एक चीज है। जनरली प्रॉमिसरी एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये उस समय इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये तो हमने काइंड्स कवर कर लिए। इसके बाद मैं शुरू करना चाहूंगी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। क्या क्या एक्सेप्शंस है एस्टॉपल को लेकर? बहुत सारे हैं, 6 एस्टॉपल है बेसिकली ब्रॉडली। सबसे पहला है एस्टॉपल जो है वो किसी माइनर के अगेंस्ट में अराइज नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड है जब ट्रू फैक्ट्स नोन है टू बोथ द पार्टीज। जब ट्रू फैक्ट्स सिर्फ कंडक्ट से या रिप्रेजेंटेशन से एक पार्टी बता रहा है, दूसरा पार्टी को पता नहीं रहता है, इन जनरली वो भरोसा करता है, लेकिन जब दोनों को ही पता है तब उस समय एस्टॉपल नहीं अराइज होगा। थर्ड है अगर फ्रॉड और नेग्लिजेंस है इन द पार्ट ऑफ द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। तो जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है उसके पार्ट में किसी तरह का फ्रॉड या नेग्लिजेंस है तो भी जो एस्टॉपल है अराइज नहीं होगा। जब दोनों ही पार्टी प्लीड करे एस्टॉपल के लिए, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, कोर्ट किसको एस्टॉपल देगी? तो उस समय कोर्ट किसी को भी एस्टॉपल नहीं देगी और वो फर्दर प्रोसीड करेगी एज इफ कि किसी तरह का एस्टॉपल आया ही नहीं हो। ठीक है। और फिफ्थ है नो एस्टॉपल ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ। पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर कोई एस्टॉपल नहीं होगा। और सिक्स्थ है नो एस्टॉपल अगेंस्ट स्टैट्यूट या सॉवरेन एक्ट्स। सॉवरेन एक्ट्स और स्टैट्यूट के ऊपर भी एस्टॉपल जो है अराइज नहीं होगा। ये हमारे 6 एक्सेप्शंस हैं टू द एस्टॉपल। इसके बाद हम लोग समरी में देख लेते हैं कि है क्या बेसिक एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टू अनदर पर्सन। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ फ्यूचर प्रोमिसेस। फ्यूचर प्रोमिसेस को लेकर नहीं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। ये काफी ध्यान में रखने वाली चीज है। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन रिलाइड अपॉन, बताया मैंने। बिलीव ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी इन इट्स ट्रूथ। ट्रूथ के ऊपर जो है बिलीव करेगा अदर पार्टी। मस्ट हैव सम एक्शन ऑन द फेथ। अब एक्शन तो लेगा ही फेथ करके, तभी तो अपना पोजीशन जो है वो ऑल्टर कर रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन और कंडक्ट मस्ट हैव बीन प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लीडिंग टू द अदर पार्टी। ये सब चीजें होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन, कंडक्ट। जो पर्सन क्लेम कर रहा है बेनिफिट ऑफ एन एस्टॉपल मस्ट शो दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ थिंग्स। उसको ये शो करना होगा कि उसको पता नहीं था, जो ट्रू स्टेट ऑफ थिंग्स उसको रिप्रेजेंट किया गया उसको पता नहीं था। उसके बाद है पर्सन ऑन टू हुम द, जिसको रिप्रेजेंटेशन किया गया है सिर्फ वही जो है अवेल कर सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, कोई दूसरा पर्सन नहीं। जिसको अदर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन जिसको किया गया है सिर्फ वही अवेल करेगा।
और उसके बाद वेयर द प्ली ऑफ स्टॉपल इज नॉट सेटअप इन द प्लीडिंग, अगर प्लीडिंग फेज में ही अगर नहीं सेटअप किया गया तो उसको बाद में फ्यूचर में अराइज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और एट लास्ट इट इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्शन, इट मे असिस्ट इन एनफोर्सिंग अ कॉज ऑफ एक्शन, ये कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन स्टॉपल जो है असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है इन्फोर्स करने में किसी कॉज ऑफ एक्शन को। क्लियर? तो ये जो बेसिक एक छोटा सा बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में मैंने आप लोगों को समझाया कि स्टॉपल क्या है इसके काइंड्स, क्या है इसके एक्सेप्शंस, और क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो एसेंशियल कंडीशंस ऑफ स्टॉपल है जो मैंने अभी आप लोगों को 7-8 पॉइंट बताए हैं, वो हमारा अराइज हुआ था छगनलाल मेहता वर्सेस हरिभाई पटेल के केस से। तो आज के इस वीडियो से आई होप आप लोगों को स्टॉपल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद किसी तरह का डाउट अगर आप लोगों को आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं, मैं आप लोगों को वहां पे या फिर अलग वीडियो प्रोवाइड करके जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे हाइड्रेटेड।